मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर अहमदनगर से भारतीय टैंकों की खुफिया मालूमात पाकिस्तान भिजवा चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज सुबह 11 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। मैं हैरान था कि मुझे फोन करने वाला कौन हो सकता है। मैंने फोन उठाया तो आशा थी। उसकी आवाज से मालूम होता था कि अभी तक उसका नशा नहीं उतरा। रस्मी कलमात के तबादले के बाद उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे होटल आ रही हूँ और लंच तुम्हारे साथ ही करूंगी। मैंने उसे लॉबी में मिलने का कहा और तैयार होकर लॉबी में आ बैठा। थोड़ी ही देर में वो पहुंच गई और हम कॉफी शॉप के एक कोने में जाकर बैठ गए। मैंने उसे पूछा कि रात भी तुम्हारा शौहर हमारे नाचने पर नाराज दिखाई देता था और अब तुम यहाँ अकेली आ गई हो। वो हंसने लगी और बोली, जेचंद की नाराजगी और गुस्सा शराब का नशा उतरते ही गायब हो जाता है। ही इज नॉट अ मैन। उसने कहा वो अब अच्छी तरह महसूस करता है कि मेरे साथ उसका निभाव सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर ही कीप्स हिज आईज एंड ईयर्स शट। ऊंची सोसाइटी की जवान बीवी और बूढ़े शौहर की इस दवाजी जिंदगी को आशा ने अंग्रेजी के साथ लफ्जों में बयान कर दिया था। हम दोनों एक टेबल पर बैठे अपने अपने मंसूबों और ख्वाहिशात की तकमील के मुताल्लिक सोचने लगे। गुफ्तगू का आगाज करने के लिए मैंने उससे पूछा, आई बिलीव आई एम नॉट द फर्स्ट मैन इन योर लाइफ अदर देन योर हस्बैंड। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे शौहर के अलावा तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने वाला मैं पहला मर्द नहीं हूँ। वो हंसने लगी और कहा, इफ यू थिंक सो यू आर अ फूल। वो बिला झिझक मुझे बताने लगी कि मेरा शौहर ठेके लेने के लिए साहिब इख्तियार अफसरान को अक्सर पार्टियां देता है और उन्हें खुश करने के लिए मुझे आगे करता है। साहिब इख्तियार बनते बनते वो उम्र की उस हद में होते हैं जब जिस्मानी तौर पर बेकार हो जाते हैं। मेरे वालिद भी ठेकेदार थे और ठेके में उन्हें इतना नुकसान हुआ कि वो संभल न सके और जेचंद ने मेरे वालिद की माली इमदाद करके मुझे खरीद लिया। अगर जेचंद मुझसे मुखलिस होता तो मैं उम्रों के इतने फर्क के बावजूद एक अच्छी बीवी साबित होती, लेकिन जेचंद ने ठेकों के हुसूल के लिए मुझे बेचना शुरू कर दिया। अब हम दोनों में एक समझौता सा हो गया है कि मैं उसकी दी हुई पार्टियों में उसके लिए ठेके हासिल करने की कोशिश करती हूँ और वो मेरी जाती एक्टिविटीज के मुताल्लिक कुछ नहीं पूछता। शराब के नशे में अगर उसे कभी कभार गुस्सा आ भी जाता है तो मैं उसकी कमजोरियां उसके सामने ले आती हूँ और वो खामोश हो जाता है। काफी देर बातें करने के बाद जब मैंने उसे लंच के लिए डाइनिंग हॉल चलने का कहा तो उसने कहा कि कॉफी शॉप में स्नैक्स से ही पेट भर चुका है। वो बार बार मुझे कह रही थी कि अपने कमरे में चलो और मैं हर बार उसका ध्यान किसी और तरफ पलट देता। आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं कोई मुत्तकी या फरिश्ता नहीं। एक हसीन और जवान औरत की ऐसी खुली दावत को ठुकराना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं औरत की फितरत से बखूबी वाकिफ था कि जब तक इस क़िमाश की औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती वो तस्कीन ख्वाहिश के लिए न सिर्फ तड़पती रहती है बल्कि अपने मकसद के हुसूल के लिए खतरनाक हद तक आगे जा सकती है। एक बार ख्वाहिश पूरी हो जाए तो वो उस शख्स को अपने फतह शुदा मर्दों की फहरिस्त में शामिल करके किसी नए एडवेंचर की तलाश शुरू कर देती है। आशा ने अपनी जिंदगी के जो पहलू मुझे बताए थे उनके मुताबिक वो मेरे बड़े काम आ सकती थी। बिलाखिर मैंने उसे कहा कि मैं रिसेप्शन पर जाकर बता दूं कि शाम तक न तो कोई मिलने वाला मुझे डिस्टर्ब करे और न ही कोई फोन कॉल मुझे ट्रांसफर की जाए। रिसेप्शन पर जाके मैंने 50 रुपए रिसेप्शनिस्ट की मुट्ठी में दिए और कहा कि ठीक 15 मिनट के बाद वो मुझे कमरे में फोन करे और मेरी आवाज सुनते ही फोन बंद कर दे। ये इंतजाम करके मैं आशा के पास आया और उसे लेकर अपने कमरे में गया। कमरे में दाखिल होते ही आशा बेतकल्लुफी से मेरे बेड पर नीम दराज हो गई। उसकी आंखें और अदाएं खुली दावतें गुनाह दे रही थी। मैंने फौरी हमले से बचने के लिए उसे कहा कि क्यों ना हम इस मौके को और पुरलुत्फ बनाएं। मैंने फोन पर बारमैन से कहा कि एक बोतल स्कॉच विस्की और बर्फ भेजे। ये फोन करके मैंने पलट कर देखा तो आशा अपनी साड़ी से खुद को आजाद कर चुकी थी। मैंने उसे इशारे से बताया कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अभी मैं बाथरूम से निकला भी नहीं था कि फोन की घंटी बजी। फोन आशा ने उठाया और रिसीवर मेज पर रख दिया। मैं इस दौरान बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने मुझे बताया कि मेरा फोन है। दूसरी तरफ रिसेप्शनिस्ट था। मेरी आवाज सुन के उसने फोन बंद कर दिया। इधर मैंने फोन पर यकतरफा बात शुरू कर दी कि रमेश साहब आपने आने की क्यों जहमत की? मुझे फोन कर दिया होता, मैं फौरन हाजिर हो जाता। अच्छा तो क्या आपके पार्टनर्स भी साथ हैं? आप बराह करम लॉबी में बैठे, मैं हाजिर होता हूँ। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। आशा नीमबाज आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने उसे कहा कि गजब हो गया है। दिल्ली में मेरे चाय के पंजाब और हरियाणा के एजेंट अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं।
मैंने रिसेप्शनिस्ट को कोसा कि मेरी हिदायत के बरक्स उसने उन्हें क्यों बताया कि मैं कमरे में हूँ। अब मुझे उनसे मिलना और उनके हमरा उनके दफ्तर जाना पड़ेगा। आशा कुछ मायूस सी हो गई। मैंने उसे कहा कि आज तो रंग जमने से पहले ही भंग पड़ गई, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आज की कोफ्त की पूरी तरह से तलाफी करेंगे। आशा ने साड़ी पहनी, मेकअप दुरुस्त किया। मैंने उसे कहा कि अगर वो मुझे अपना फोन नंबर दे दे तो मैं उसे फोन पर नए प्रोग्राम से आगाह करूंगा। आशा ने खामोशी से मेज पर पड़े पैड पर नंबर लिखा और अचानक मुझसे लिपट कर कहने लगी, विनोद, आई प्रॉमिस आई विल विन यू। उसने दोबारा अपना मेकअप ठीक किया और हम इकट्ठे कमरे से निकलकर लिफ्ट में नीचे आ गए। मैं उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आया। पार्किंग में वो एक गैर मुल्की कन्वर्टेबल गाड़ी में बैठी और तेज रफ्तारी से ड्राइव करके चली गई। मैं वापस कमरे में आया। आशा के आने के बाद के हालात ने मुझे भी एबनॉर्मल कर दिया था। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। आशा ने मेरा पसंदीदा परफ्यूम चैनल 17 लगाया हुआ था और उसकी खुशबू से बिस्तर महक रहा था। मेरा जिस्म टूटने लगा और मैं खुद को संभालने की कोशिश करते करते सो गया। आशा से मैं अपना मेल जोल न सिर्फ बरकरार रखना बल्कि बढ़ाना चाहता था। इस किस्म की औरतों के बेतकल्लुफाना ताल्लुकात ऊंची सोसाइटी के हर तबके के लोगों से होते हैं। आशा के जरिए मैं बहुत से काम के लोगों से मिल सकता था। उसे एक कीमती मोहरा समझकर मैं उसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहता था। वो शाम मैंने होटल में ही गुजार दी। सिर्फ अपने कपड़े लेने कनॉट प्लेस गया जो ट्राई के लिए तैयार थे। मैंने ट्राई दी और 2 दिन बाद अपने कपड़े ले आया। अब मैं पूरी तरह उस ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने के लिए तैयार था जिसमें सीनियर सिविल और फौजी अफसरान की बहुतात थी। उधर मेरे साथी भी बेकार नहीं बैठे थे। उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स के जिन सिविल अफसरों और क्लर्कों के घर और दफ्तर में उनकी पोजीशन का पता लगाया था, उनके घरेलू हालात और घर में रहने वाले अफराद, खुसूसन बच्चों, जवान बच्चियों और गैर शादीशुदा बहनों के मुतालिक भी मालूमात हासिल की थी। ये तमाम मालूमात उन्होंने मुझे दी और मैंने अपनी डायरी में कोड वर्ड्स में नोट कर ली। ये मालूमात हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती थी। पैसे तो हमारे पास खासे थे। मैंने लोधी होटल में एक अमरीकी जोड़ा देखा जिससे बातचीत में मालूम हुआ कि वो खटमंडू जा रहा है। मैंने एक बात नोट की कि वो जोड़ा तकरीबन हर रात होटल के बाग के एक कोने में अंधेरे में बैठता था। मैं एक रात झाड़ियों के पीछे से उनके करीब पहुंचा तो चरस की बू आई। मुझे फौरन एक बात सूझी और मैं अचानक उनके सामने आ गया और कहा कि यहाँ हशीश पीना सख्त ममनू है और तुम खुलेआम पी रहे हो। तुमको पकड़वा दूं तो तुम्हें कई साल की जेल हो जाएगी। वो डर गए। मैंने उन्हें कहा कि मैं उन्हें पकड़वाना नहीं चाहता। मेरी नजर उनके रोली फ्लैक्स कैमरे पर थी। मैंने उन्हें कहा कि ये कैमरा मैं खरीदना चाहता हूँ लेकिन अपनी कीमत पर। बोलो क्या सलाह है। वो इतने खौफजदा थे कि फौरन मान गए। मैं उन्हें उसी वक्त लेकर रिसेप्शन पर आया। वो औरत कमरे से अपना कैमरा ले आई। मैंने 600 रुपए के एवज उनका कैमरा खरीद लिया और फ्रंट ऑफिस मैनेजर और कैशियर के रसीद पर दस्तखत ले लिए ताकि बाद में वो शोर न मचा सकें। वो तो कुछ ऐसे डरे कि दूसरे दिन ही होटल से चेकआउट कर गए। मैंने कैमरा अपने नंबर 2 यानी ट्रांसमीटर ऑपरेटर को दिया और कहा कि आर्मी हेडक्वार्टर्स के सिविल मुलाजिमीन जिनका वो ताकुब कर चुके हैं और उनके घर के अफराद की तस्वीरें बनाएं और घर वालों के नाम भी मालूम करें। तस्वीरों के पीछे उनके नाम इंग्लिश में लिख दें और उनके मुतालिक जो मजीद मालूमात हासिल करें वो मुझे लिख कर दें। इलावाजी हेडक्वार्टर्स के सफाई करने वाले स्वीपर्स का पीछा करें और उनके घरों के एड्रेस और नाम वगैरह मालूम करें और उनकी भी तस्वीरें हासिल करें। भारत में शूदर यानी हरिजन या दलित सफाई का काम हजारों बरस से करते आए हैं। आजादी के बाद उनका ख्याल था कि शायद अब जात पात की तमीज खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। अंग्रेजों के राज में तो ऊंची जात के हिंदू इन नीच जात वालों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते थे, लेकिन आजादी मिलने के बाद तो उन्हें हर तरह की आजादी मिल गई। शूदर को हरिजन का नाम तो दे दिया गया, लेकिन हर गांव में गांव से बाहर उन्हें रहने की जगह दी गई और उनको अपनी बस्ती पर एक सुर्ख झंडा लाजिमन लहराने का हुक्म मिला। उनके कुएं और मंदिर तक अलग हैं और कोई हरिजन ऊंची जात के हिंदुओं के कुओं से न पानी ले सकता है और न ही उनके मंदिरों में जा सकता है। इस सूरत हाल को हरिजन ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सके और हरिजन मर्द डाकुओं के अलावा फूलन देवी जैसी दर्जनों डाकुओं की टोलियां बनी जिन्होंने ऊंची जात के हिंदुओं से अपनी जिल्लत का खूब बदला लिया। हिंदू अब हरिजनों पर बहुत कम एतबार करते हैं। सफाई करने वाले इन दलितों के अलावा ईसाई हैं। भारतीय अफवाज में भी सफाई के लिए ईसाई रखे जाते हैं और मेरे प्लान के मुताबिक मुझे इन्हीं सफाई करने वालों से बहुत काम लेना था, इसलिए मैं इनके मुताल्लिक तमाम मुमकिन मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने अपने चारों साथियों को इस काम पर लगा दिया। इस दौरान
दौरान मुझे आशा के 2-3 फोन आए और मैंने उसे फोन पर अपनी तड़प और मोहब्बत का कुछ ऐसा यकीन दिलाया कि उसकी आतिश शौक और भड़क उठी। मैंने उसे कहा कि मेरी चाय की बहुत बड़ी खेप बम्बई पहुंच चुकी है। बम्बई की मानसून और नमी में वो चाय ज्यादा देर वहां स्टोर नहीं की जा सकती और मैं उसे इस इलाके में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उससे नहीं मिल सका और मजीद चंद रोज मसरूफ रहूंगा और फारिग होते ही उसे मिलने पहुंच जाऊंगा। एक रोज मैं दोपहर से जरा पहले सर्विसेज क्लब चला गया। रिसेप्शन बोर्ड पर वहां रिहाइश पजीर ऑफिसर के नाम और रैंक लिखे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी वो नाम और रैंक नोट किए और क्लब सेक्रेटरी के कमरे में चला गया। इन लिखे हुए नामों में से एक कर्नल का नाम पूछा। उसने जवाब दिया कि इस वक्त तो वो ड्यूटी पर गए हुए हैं, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल सकेंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने कर्नल साहब को पहले कभी नहीं देखा और एक दोस्त के रेफरेंस से मिलना चाहता हूँ। सेक्रेटरी ने कहा कि शाम को वो भी यहीं होगा और मुझे कर्नल के पास ले जाएगा। उसी शाम अच्छी तरह ड्रेसअप होकर मैं सर्विसेज क्लब नई दिल्ली पहुंच गया। सेक्रेटरी अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। मैं क्लब के लॉन में टहलने लग गया। क्लब में मेंबरों की आमद शुरू हो चुकी थी। टहलने के दौरान मैं उन पर भी नजर रख रहा था। सिविल ड्रेस और यूनिफॉर्म में कुछ जवान ऑफिसर्स लॉन में एक अलग ग्रुप बनाए खड़े थे, जबकि उनसे कुछ फासले पर उधेड़ उमर टॉप ब्रास का अपना अलग ग्रुप था। मैंने देखा कि उनसे बिल्कुल अलहदा लॉन के दूसरे कोने के करीब एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला उधेड़ उमर शख्स एक कुर्सी पर बैठा है। सामने मेज पर आला गैर मुल्की विस्की और बर्फ का बोल और मेज की दूसरी जानिब एक खाली कुर्सी पड़ी है। महज तजस्सुस की वजह से मैं टहलता टहलता उस तरफ गया। वो शराब की हौले हौले चुस्कियां ले रहा था। उसके जरा फासले पर एक शख्स जो सूरत से बैटमैन लगता था मुअद्दब तरीके से खड़ा था। मैं उससे कुछ फासले पर ही खड़ा हो गया और इधर उधर उचटती निगाहों से देखने लगा। कभी कभी उसकी तरफ भी धीमे से मुस्कुराते हुए देखता और कभी अपनी घड़ी पर वक्त देखता। मैं जाहिर कर रहा था कि जैसे मुझे किसी का इंतजार हो। उसका अंदाज देखकर मुझे जनरल गुल हसन रिटायर्ड याद आ गए, जो दौरान सर्विस भी रावलपिंडी में हमेशा फ्लैशमैन्स होटल में रहते थे और सरे शाम ही लॉन में अपनी महफिल सजाते थे। कराची में रिटायर्ड ब्रिगेडियर नसीरुद्दीन हुमायूं, जो केडीए के साबिक चेयरमैन थे, कराची जिम खाने में सबसे अलग थलग इसी तरह शाम गुजारते थे। यहाँ एक बात शायद आपकी दिलचस्पी का बायस हो कि जनरल गुल हसन ने ही सदर जनरल याहिया खान की कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर इस्तीफा लिया था और भुट्टो साहब को अफगानिस्तान से बुलाकर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर बनाया था और सिर्फ 6 हफ्ते फौज का सरबराह रहने के बाद भुट्टो से इख्तिलाफ की वजह से उन्हें इस ओहदे से हटा दिया गया। ये दोनों हजरात अजली मुजर्रद थे और उन्होंने कभी शादी नहीं की। मैं सोचने लगा कि शायद ये मूंछों वाला भी मुजर्रद जिंदगी गुजार रहा हो और मेरा ये महज कयास 100% दुरुस्त निकला। चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि उसने मुझे मुखातिब किया और अपने पास आने का कहा। उसकी आवाज के रोब और दबदबे से मैंने अंदाजा लगाया कि वो ब्रिगेडियर से कम रैंक का नहीं है। मैं उसके करीब गया तो उसने कहा, आर यू वेटिंग फॉर समवन? आर यू फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस? मैंने उसे कहा कि जनाब, आपने आधा दुरुस्त कहा है। मैं एक साहब का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिविलियन हूँ। वो सरतपैर एक फौजी था। उसने मेरे सरापे का जायजा लेते हुए व्हाट अ शेम कहा कि तुम जैसा इंसान फौज में ना हो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो और मैं खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसने कहा कि मैं फौज में कर्नल हूँ और जनरल हेडक्वार्टर्स में काम करता हूँ। मैंने उसे कहा कि आपने एक बात नहीं बताई कि आप गैर शादीशुदा हैं। वो चंद सेकंड मुझे घूरता रहा और पूछा, ये तुम कैसे जानते हो? मैंने जवाब दिया, सर दिस इज ऑब्जर्वेशन एंड फेस रीडिंग। मैंने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। आपका चेहरा बता रहा है कि आप इंतहाई कुव्वत इरादी और फैसला कुन शख्सियत के मालिक हैं। आपने सिर्फ एक बार मोहब्बत की और उसमें नाकामी के बाद आपने फौज और डिसिप्लिन से शादी कर ली। शाम का वक्त जो आपके माजी की तल्ख यादों को ताजा कर देता है, आप शराब में डूब कर गुजारते हैं। कर्नल हक्का बक्का चंद लम्हे मुझे तकता रहा। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कर्नल बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को जब्त कर रहा है। वो कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। एक पैग बनाकर मेरे सामने रखा। पूछा, सोडा या पानी? मैंने जवाबन ऑन द रॉक्स कहा। उसने मेरे सामने बर्फ के चंद टुकड़े डाल दिए। कर्नल ने मेरी की हुई बात का तो कोई जवाब न दिया, लेकिन ये कहा कि मुझे तुमसे मिलकर मुसर्रत हुई है और जब भी जी चाहे शाम को मेरे पास आ जाया करो। इन अ वेरी लिमिटेड सर्कल ऑफ माई फ्रेंड्स यू आर एन एडिशन। कर्नल ने कुछ देर अपने बैटमैन को बुलाने के लिए सर पीछे किया तो मैंने अपना ग्लास लॉन की घास पर उंडेल दिया और थोड़ी देर के बाद माजरत चाहते हुए उसके पास से उठाया। इस कर्नल का नाम शंकर था। बाद में आपको मालूम होगा कि इस कर्नल की वजह से मुझे कितनी कामयाबी मिली। मैं क्लब के सेक्रेटरी के दफ्तर में गया। वो मुझे लेकर क्लब की बार में सोफों पर बैठे एक ग्रुप की तरफ ले गया।
और एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि वो कर्नल मदन बैठे हैं, और उसके करीब जाकर उसे कहा कि सर, ये साहब दिन को भी आपसे मिलने आए थे। कर्नल मदन ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा कि मैं जोशी के रेफरेंस से आपके पास आया हूँ। जोशी का नाम मैंने खुद घड़ लिया था, क्योंकि भारत में नाम के आखिर में जोशी बहुत इस्तेमाल होता है। कर्नल मदन ने चंद लम्हे जहन को कुरेदा और कहा, यू मीन कर्नल जोशी ऑफ टू पंजाब? मैंने उस बात में सर हिलाया और कहा कि मेरी उनसे दूर की रिश्तेदारी है, मैं चोपड़ा हूँ। कर्नल हंसते हुए उठा, बड़ी गर्म जोशी से हाथ मिलाया और कहा कि जोशी और मैं जैसूर में इकट्ठे थे। जैसूर साबिका मशरकी पाकिस्तान की एक छावनी थी, जहां 1971 की जंग में घमसान का रन पड़ा था और पाकिस्तान और भारत की पंजाब रेजिमेंटों ने इंतहाई बहादुरी से दूबदू लड़ते हुए भारी जानी नुकसान उठाया था। कर्नल ने सोफे पर मुझे बिठाया। इस दौरान मैंने अपना कारोबारी तारुफ उसे करवा दिया। कर्नल ने मुझे पीने की दावत दी, जो मैंने कबूल कर ली, और कहा कि आपसे मिलने का मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ दिल्ली में बहुत बोर हो चुका हूँ। खुसूसन शाम गुजारनी तो एक अजाब है, इसीलिए आज दिन को भी आपसे मिलने आया था, और अब भी इसीलिए आया हूँ कि कम से कम एक शाम तो सुथरे माहौल में गुजर जाए। कर्नल ने जवाबन कहा, बी माई गेस्ट। मैं यहाँ क्लब में ही रहता हूँ और क्लब सेक्रेटरी को अभी बुला के कह देता हूँ कि तुम जब भी क्लब में आना चाहो तुम्हें मेरे मेहमान की सूरत में ट्रीट करे। उसके साथ ही सरगोशी में मुझे कहा कि जब अकेले आओ तो अपना बिल जरूर अदा कर दिया करना। मैंने कहा, आई विल सर, एंड थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। कर्नल ने अपने साथियों से मेरा तारुफ करवाया। उनकी गुफ्तगू का सिलसिला जो मेरी आमद से टूट गया था फिर शुरू हो गया और मैं बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेने लगा। मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा अफसरान से रूशनासी और बेतकल्लुफी हो जाए और मैं थोड़ी ही देर में उनमें घुल मिल गया। क्लब में ऑफिसर्स इवनिंग जैकेट्स में या इवनिंग सूट में आ रहे थे। वहां पर फौजी अफसरान की पहचान बहुत आसान होती है। ऑफिसर चाहे किसी भी रैंक का हो, बार के दरवाजे से दाखिल होते ही अटेंशन होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बगैर टोपी के सैल्यूट किया जाता है। जो इक्का दुक्का सिविलियन आ रहे थे वो सीधे दाखिल हो जाते थे। इस दौरान क्लब की इमारत के अंदर से ज्यादा बाहर लॉन में रौनक थी। लॉन में दर्जनों टेबल और कुर्सियां रख दी गई थीं और नौजवान ऑफिसर और चंद जोड़े वहां बैठे हुए थे। कर्नल मदन ने करीब 1 घंटे बाद कार्ड रूम में मुझे हमरा चलने की दावत दी। मैंने इंतहाई माजरत करते हुए कहा कि मुझे ताश के खेल, खुसूसन ब्रिज खेलना नहीं आता। कर्नल के हमरा उसके 2-3 साथी भी उठ खड़े हुए। ये सब मेजर या कर्नल थे। जो बाकी बैठे रहे, मैंने थोड़ी देर बाद उनसे इजाजत ली और लॉन में चला आया। ट्रेनिंग के दौरान मुझे बताया गया था कि कैप्टन और नए मेजर तक के अफसरान बहुत मोहतात होते हैं, जबकि हाई ब्रास यानी मेजर से ऊपर के अफसरान ज्यादा एहतियात नहीं करते। अगर इन हाई ब्रास से मेल जोल हो जाए तो फिर नौजवान अफसर भी सीनियर्स के साथ मिलने जुलने वालों पर शक नहीं करते। मैं कुछ देर लॉन में एक कोने से दूसरे कोने तक ग्लास हाथ में पकड़े टहलता रहा और फिर अपने होटल वापस चला आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।